हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास। तो कैसे हैं भाई? सब बढ़िया है? कैसी चल रही है जिंदगी? बढ़िया ही होगी। हाँ, खुश हो? खुश रहो बे, खुल जाएगा लॉकडाउन। ठीक है, एक ही टेंशन है, लॉकडाउन में खुलेगा। अब देखो दूसरी टेंशन देने वाला हूं। आज हम पढ़ेंगे जो घरों में बिजली आती है, थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि भाई घर में जब ऐसा बोलते हैं कि लोड ज़्यादा हो गया, तो लोड ज़्यादा होने से क्या होता है? लोड ज़्यादा होने से एमसीबी गिर जाती है, फ्यूज उड़ जाता है। तो लोड ज़्यादा होने का क्या मतलब है? रजिस्टेंस ज़्यादा होना या रजिस्टेंस कम होना? सवाल यही है। लोड ज़्यादा होने का क्या मतलब है? रजिस्टेंस ज़्यादा होना या रजिस्टेंस कम होना? सिंपल है, तो इसको सोचो, इसी को हम पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले पावर पढ़ेंगे हम। पावर पावर थ्रू अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के थ्रू कितने पावर है। अच्छा, पावर का मतलब क्या होता है? पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये अपना होता है पावर भाई। अब कोई रेजिस्टेंस अगर है अपने पास, तो रेजिस्टेंस में क्या हो रहा होगा? वो एनर्जी पर यूनिट टाइम खा रहा होगा, मींस लॉस कर रहा होगा। तो यहां पे क्या होगा भाई? पावर लॉस होगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर बैटरी होगी, ठीक है, ये पावर लॉस कहां जाएगी? हीट में। सिंपल। देखो, पावर लॉस कह रहे हैं हम इसको, पर अगर मैं बोलूं कि जो अपनी इलेक्ट्रिक रोड है, ठीक है, वो किस काम आती है? वो हीट के काम ही आती है। तो जो वो हीट दे रही है वो लॉस है क्या? नहीं, वो काम का है अपना। ठीक है। बट जो बल्ब है, सिंपल बल्ब है, उसका काम है रोशनी देना, लाइट देना, बट वो गर्म हो रहा है। वो गर्म अगर हो रहा है तो वहां पे जो हीट है वो लॉस है। ठीक है। बट हम क्या करेंगे, कोई भी रेजिस्टेंस है उसमें हीट लॉस ही लिखेंगे, सिंपल। ठीक है। तो रेजिस्टेंस है तो उसमें पावर लॉस ही लिख देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट हर जगह ये लॉस नहीं होता, ये काम की भी होती है। सिंपल है। इसके बाद है बैटरी। बैटरी के केस में पावर का मतलब क्या होगा? बैटरी क्या करती है? बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, एनर्जी सप्लाई करती है रेजिस्टेंस के लिए। तो यहां पे होगा एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। बात सिंपल हुई। अब यहां पे एक बार पावर का फॉर्मूला लिखते हैं अपन, पावर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखना क्या होगा। अपने को ना बैटरी के बारे में कुछ कुछ पता है। जैसे मान लो V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और अगर ये बैटरी Q चार्ज छोड़ती है, कोई बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, और ये Q चार्ज अगर छोड़ती है, तो वर्क डन बाय बैटरी, ये अपने को पता है, Q इंटू V होता है। Q इसने चार्ज छोड़ा एंड V पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है? Q इंटू V। अब इस पे यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, R रेजिस्टेंस लगा दिया। अब रेजिस्टेंस लगाने से एक बात में चेंज हो गया, ये चार्ज तो छोड़ेगी बट ये चार्ज छोड़ती ही रहेगी। कैपेसिटर था तो क्या था? कैपेसिटर पे जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर होना है बैटरी उतना ही छोड़ रही है। बट यहां पे क्या होगा? रेजिस्टेंस के थ्रू तो चार्ज छोड़ती रहेगी, कंटिन्यूएशन में रहेगी, कंटिन्यूएशन में। तो यहां पर वर्क डन बाय बैटरी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वर्क डन तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। सिंपल है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम यहां पे लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि बैटरी पर सेकंड कितना वर्क कर रही है। एंड पर सेकंड वर्क करना मतलब एनर्जी सप्लाई करना पर यूनिट टाइम, वही क्या होगा? पावर। तो यहां पे पावर क्या होगी? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन का मतलब एनर्जी सप्लाई, सिंपल। तो देखो यहां पे अगर आर रेजिस्टेंस हमने लगा दिया तो अब क्यू चार्ज नहीं जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे ये फोटो बना देता हूं। एक बैटरी है V वोल्ट की, अगर ये क्यू चार्ज छोड़ती है, क्यू चार्ज छोड़ती है, तो वर्क डन अपना ये है। अब ये जो बैटरी है ये क्यू चार्ज नहीं छोड़ेगी, ये तो पर यूनिट टाइम चार्ज छोड़ती ही रहेगी। तो यहां पे लेट से आई करंट आ गया। अच्छा, आई करंट की वैल्यू क्या होती है? आई को हम ऐसे लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। अब ये आई करंट तो छोड़ रही है, बट हम चार्ज भी तो लिख सकते हैं कितना छोड़ा, बट अपने को बताना पड़ेगा कितने टाइम में, कितने टाइम में। तो सपोज हमने dt टाइम के लिए इसको करंट को चालू रखा, सपोज
फॉर dt टाइम वी स्विच्ड ऑन बैटरी, या वी स्विच्ड ऑन, हाँ बैटरी लिख दो कोई चक्कर नहीं, मतलब बैटरी में यहाँ पे स्विच लगा रखा है, ये स्विच हमने dt टाइम के लिए क्लोज किया, क्लोज्ड फॉर dt टाइम, ठीक है। तो dt टाइम के लिए अगर क्लोज किया तो बैटरी ने कितना चार्ज छोड़ा ये बता सकते हैं अपन, ठीक है। ये क्या है, I क्या है, ये तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम। तो अगर रेट को हम चार्ज टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, चार्ज ही आ जाएगा, सिंपल। तो इन dt टाइम ये कितना चार्ज छोड़ देगी, चार्ज फ्लोन इन dt टाइम, इन dt टाइम क्या बनेगा, वो dq बाई dt के रेट से छोड़ रही है और dt टाइम छोड़ रही है तो dq ही बन गया, dq ही बन गया, सिंपल। तो इन dt टाइम, लिखते रहना भाई ये बातें, इन dt टाइम वर्क डन बाय बैटरी, क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, v वोल्ट इंटू डी क्यू, वी वोल्ट इंटू डी क्यू, ये क्या लिख दिया हमने, इन dt टाइम वर्क डन बाय बैटरी, सिंपल। अच्छा लिखना क्या है अपने को, लिखना है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो पावर लिखनी है बेसिकली, पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी सप्लाइड मींस वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन कितना है v इंटू डी क्यू, एंड टाइम कितना लिया है इसी चार्ज को फेंकने में, dt टाइम ही लिया है, तो ये क्या बन गया, dq बाई dt, I बन गया ये तो पावर थ्रू बैटरी क्या बन गया, v इंटू I बन गया, पावर थ्रू बैटरी। इसको आगे से हम याद रखेंगे, पावर थ्रू बैटरी इज v इंटू I, सिंपल। अब अपने को और क्या लिखना है, पावर थ्रू रेजिस्टेंस लिखना है। अब देखो हम क्या फंडा लगाएंगे यहाँ पे, अगर ये बैटरी आइडियल है, अगर इस बैटरी को हम आइडियल बैटरी मान लें तो इसके पास खुद की रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसके पास खुद की रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस जुड़ी है और जिसकी वैल्यू क्या है R। अब जितना भी बैटरी वर्क करेगी या जितनी भी एनर्जी सप्लाई बैटरी करेगी वो सारी की सारी सप्लाई कौन खाएगा, सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही खाएगा, सिर्फ ये रेजिस्टेंस ही सारी की सारी एनर्जी खाएगा। अगर हम इसको आइडियल बैटरी अज्यूम कर लें, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, अगर वो होती तो वो भी खाती थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हमने पहले तो आइडियल अज्यूम कर रखा है। अब जो आइडियल बैटरी है इसने पावर कितनी दी, v इंटू आई, और यही पावर रेजिस्टेंस खा जाएगा, सिंपल। तो पावर थ्रू रेजिस्टेंस भी क्या होगी, पावर थ्रू बैटरी, मतलब बैटरी तो दे रही है और रेजिस्टेंस खा रहा है, तो पावर थ्रू रेजिस्टेंस भी क्या बन गया, v इंटू आई बन गया, v इंटू आई बन गया। अब इसके दो तीन फॉर्म बन जाते हैं। अब यहाँ पे VIR में हम कुछ रिलेशन बना सकते हैं ना, बैटरी के लिए V इज इक्वल टू IR तो होगा ही, अब आइडियल बैटरी ही बोल दिया तो ये फंडा तो लगेगा, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे इसका देखो दूसरा फॉर्मूला अगर अपने को बनाना हो तो इसमें V को एलिमिनेट कर सकते हैं अपन, तो V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R लिख सकते हैं, इंटू I क्या बन गया, I स्क्वेयर R, I स्क्वेयर R, ठीक है। दूसरा इसके अंदर I को एलिमिनेट कर दो, I को एलिमिनेट करेंगे तो V इंटू I क्या होगा, I अपना होगा V बाय R होगा, तो V बाय R लिख देंगे, ये क्या बन गया, V स्क्वेयर बाय R। तो अपने पास यहाँ पे 1 2 3 फॉर्मूले आ गए हैं पावर थ्रू रेजिस्टेंस के, बट पावर थ्रू बैटरी है तो V इंटू आई ही लिखेंगे अपन, बट एक ही रेजिस्टेंस लगा है और आइडियल बैटरी है तो दोनों की पावर सेम ही होगी, बैटरी पावर सप्लाई कर रही होगी और रेजिस्टेंस पावर को खा रहा होगा। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है। नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं आगे लिख रहा हूँ। अब देखो भाई, ये तो क्या हुआ, पावर थ्रू बैटरी हमने लिख दिया, ये फॉर्मूला तुमने 10th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे। I स्क्वेयर R ज्यादातर लगता है, V स्क्वेयर R बाई R भी लग जाता है, लगा तो कोई भी लो, ठीक है, बट ज्यादातर जो लगता है वो I स्क्वेयर इंटू R ही लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हुआ पावर थ्रू बैटरी, अब या पावर थ्रू रेजिस्टेंस। अब इसके बाद ना ये भी बात कर सकते हैं कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है इसने, इसके थ्रू देखो लगातार एनर्जी जाती जा रही है, लगातार एनर्जी जाती जा रही है, तो कोई बोले कि टी टाइम में कितनी एनर्जी गई यहाँ से,
इसके थ्रू टी टाइम में कितनी एनर्जी गई या टी टाइम में इसने कितनी एनर्जी लॉस की। तो अब वो एनर्जी की बात कर रहा है, और एनर्जी हम किसी टाइम इंटरवल में बता पाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि एनर्जी तो लगातार जाती जा रही है। अगर कोई बोले इनफाइनाइट टाइम कर दो, इनफाइनाइट टाइम कर दिया अगर, तो इनफाइनाइट एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो यहां पे टी टाइम में कितनी एनर्जी लॉस हुई, ये भी थोड़ी सी काम की बात है। तो अब लिखेंगे एनर्जी लॉस्ट इन एनी टी टाइम, एनर्जी लॉस इन टी टाइम। ये क्या होगा भाई? अब एनर्जी का मतलब पावर इनटू टाइम, सिंपल। पावर है ही क्या? पावर क्या है? डीई बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम ही है। तो डीई क्या बनेगा? पी इंटू डी टी, सिंपल। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करें, बाई चांस अगर पावर कांस्टेंट है तो ई क्या बन जाएगा? पी इंटू टी बन जाएगा, सिंपल। कब? जब पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट अगर है। इस चैप्टर में पावर कांस्टेंट रहेगी, अगले चैप्टर में पावर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहां पे पावर क्या है? आई स्क्वेयर आर इंटू टाइम कितना लिया? टी। ये क्या आ गया? एनर्जी लॉस इन टी टाइम। वेयर? ये कब है? जब पावर कांस्टेंट हो, जब पावर कांस्टेंट हो। पावर में देखो आर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहता है, ये तो बहुत ही कम चेंज होने के चांस है, नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में कोई रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा होगा। तो कांस्टेंट क्या चाहिए? आई, आई शुड बी कांस्टेंट। ये फॉर्मूला लगाने के लिए आई को कांस्टेंट होना चाहिए, एंड इस चैप्टर में आई हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। बट एक बात सोचो, अगर आई वेरिएबल हो, आई अगर वेरिएबल हो तो क्या कर सकते हैं? ये जो किया वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं इसको, तो अपन सिंपल है बात। तो पावर अगर वेरिएबल है, मींस करंट अगर वेरिएबल है, तो अपने को देखो कैसे लिखना पड़ेगा, इफ करंट इज वेरिएबल, इफ करंट इज वेरिएबल। बाकी इसके ये चीज हम एक बार पढ़ भी चुके हैं कैपेसिटर में शायद। तो हम क्या लिखेंगे? डीई इज इक्वल टू पी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन यहां पे ई बन जाएगा, पावर क्या? आई स्क्वेयर आर इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन। और यहां पे करंट वेरिएबल है, ठीक है। तो करंट का मतलब करंट एट जनरल टाइम टी, जनरल टाइम टी, ठीक है। और यहां पे टाइम की लिमिट्स पुट कर दो, T1 से T2, तो T1 से T2 जितनी एनर्जी लॉस होगी वो अपनी यहां से आ जाएगी। बात क्लियर? सिंपल है, नोट करो, आगे लिखते हैं। इस पे एक सिंपल प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है अपने पास। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक अपने पास V वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ हमने एक इलेक्ट्रिक रोड लगा दी है जिससे हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है। जनरली जो अपनी इलेक्ट्रिक रोड होती हैं वो AC की होती हैं, बट DC पे भी अप्लाई कर सकते हैं उस रोड को, तो ठीक है, चल तो जाएगी। बट अपनी जो DC अवेलेबल होती है अपने पास, DC मतलब बैटरी वाली चीज़, ठीक है। AC मतलब जो घरों में बिजली होती है, तो घरों में AC चलता है और बैटरी से DC निकलता है, तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर लगा होता है, ठीक है। AC चैप्टर अपना बाद में आएगा, तो अभी DC पे ही काम कर रहे हैं अभी। V वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, R रजिस्टेंस है, R क्या है? रजिस्टेंस। और इससे हम पानी गर्म कर रहे हैं। M इज मास ऑफ वाटर, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब इसमें देखो थोड़ी थर्मल आ गई है, ठीक है। फाइंड द टाइम टू रेज टेम्परेचर बाय डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। तो पानी का टेम्परेचर अगर मेरे को डेल्टा T डिग्री सेल्सियस तक रेज करना है तो कितने टाइम तक अपने को बैटरी को लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सा सवाल है। घर में पानी गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रिक रोड की रीडिंग कुछ दी होती है, उसमें अपने को 220 वोल्ट आता है, वो भी पता है, और पानी की स्पेसिफिक हीट पता हो, पानी का अमाउंट पता हो, तो अपने को पता लगना चाहिए कि कितने टाइम तक हम रोड को चालू रखें कि पानी इतना गर्म हो जाए, ठीक है। तो सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहां से जो पावर निकल रही है, पावर जो निकल रही है वो निकल रही है V इंटू आई, सिंपल। या क्या लिख सकते हैं, जितनी पावर इससे निकल रही है वो सारी की सारी उसमें उड़ रही है, उसमें उड़ रही है, तो क्या बनेगी ये आई स्क्वेयर इंटू आर, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो आई अपने को नहीं पता, V भी नहीं पता, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करें तो सही रहे, ठीक है। क्या सही रहे? इसमें V स्क्वेयर बाय आर अगर अप्लाई करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। वैसे भी करंट लिख सकते हैं ना अपन डायरेक्ट, V बाय आर एंड पावर आई स्क्वेयर आर, आई की वैल्यू V स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू आर। तो अगर तुम सिर्फ ये फॉर्मूला भी याद रखो डायरेक्टली, ये वाला,
ये वाला, तो भी काम अपना हो जाएगा। तो पावर अब ये हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम बैटरी से निकल रही है और वो रेजिस्टेंस में जा रही है। अब रेजिस्टेंस में जो एनर्जी जा रही है वो सारी की सारी एनर्जी पानी खा रहा है, वो सारी एनर्जी पानी खा रहा है। तो क्या कह सकते हैं अपन कि भाई पानी को डेल्टा टी टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो हम अगर निकाल लें, पानी को डेल्टा टी टेम्परेचर रेज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए अगर हम वो निकाल लें वो एनर्जी, तो वही एनर्जी बैटरी को सप्लाई करनी चाहिए। बात सिंपल है। और वही एनर्जी रेजिस्टेंस से लॉस होनी चाहिए, सिंपल। तो अपन क्या निकाल लेते हैं पहले, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वाटर। अब अपने को एक बात पता होनी चाहिए कि भाई जब एस स्पेसिफिक एम मास दे रखा हो तो जैसे एक डब्बा है, ये T डिग्री सेल्सियस पे इनिशियल है, इसको कुछ हीट हमने दी एंड ये चला गया T प्लस डेल्टा टी पे, ठीक है। तो जो हीट अपनी बनती है, हीट या एनर्जी जो बनती है वो होती है एम एस डेल्टा टी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं अपने पास, एम एस डेल्टा टी एंड एम एल, ठीक है। तो जहां पे टेम्परेचर राइज हो वहां पे एम एस डेल्टा टी अप्लाई कर देंगे अपन। तो ये क्या आ गया, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इतनी एनर्जी ये वोल्टेज या ये बैटरी कितनी देर में छोड़ेगी ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो सपोज आंसर इज टी टाइम, सपोज आंसर टी टाइम है, ठीक है। बस ये क्या है आंसर डायरेक्ट सा लिख रहा हूं कुछ, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं अब यहां पे, एनर्जी लॉस्ट इन टी टाइम निकाल सकते हैं अपन। क्या आएगा, पावर इनटू टाइम, व्हाट इज पावर, वी स्क्वेयर बाय आर इनटू टाइम। ये क्या आ गया, एनर्जी लॉस्ट इन टी टाइम। तो ये एनर्जी लॉस और ये एनर्जी जो गेन है वो इक्वल होना चाहिए, जस्ट पुट देम इक्वल एंड गेट द आंसर। तो वी स्क्वेयर बाय आर इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो टाइम की वैल्यू एम एस डेल्टा टी बाय आर ऊपर एंड वी स्क्वेयर नीचे। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। बात सिंपल है, हमने क्या किया, इन दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दिया बस। इसका टी टाइम में पावर अपने को पता था बट लिखना क्या था, एनर्जी, ठीक है। और टी टाइम में कितनी एनर्जी आएगी, सिंपल सा आंसर आ गया। क्लियर है, नोट करो, आगे देखते हैं। देखो भाई अब आ गए हैं हम, अब ये थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो चीज़ हो रही है, जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था वो अभी क्लियर होता जाएगा कुछ कुछ। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है अपने पास, जैसे कोई बल्ब है, हीटर है या कुछ भी है, तो उसकी जो रीडिंग लिखी होती है वो रीडिंग हम ध्यान से देखें या अपने को याद हो तो वोट में लिखी होती है। जैसे कोई हीटर अगर है तो ऐसे लिखा होता है कि वो 1000 वोट का है। कोई बल्ब है, मान लो मैं दो चीजें लूंगा, एक हीटर एक बल्ब 100 वोट का है लेट्स से। आजकल थोड़े हल्के आते हैं, पहले 100 वोट का ही आता है। जो अपना स्टैंडर्ड बल्ब होता है एक रेड जो जलता है वो लगभग 100 वोट का होता है। अब यहाँ पे वोट का मतलब क्या है, वोट का मतलब तो पावर है, ये भी पावर है। तो अपने को ना पावर दे रखी है। अब पावर क्या एक स्टैंडर्ड चीज है किसी इंस्ट्रूमेंट की? किसी इंस्ट्रूमेंट की स्टैंडर्ड चीज है क्या पावर? स्टैंडर्ड चीज नहीं है बिल्कुल भी। देखो कैसे, अगर कोई बल्ब है अपने पास, कोई बल्ब है तो उसमें एक वायर लगी हुई है, तो उस वायर का रेजिस्टेंस फिक्स है, उस वायर का रेजिस्टेंस फिक्स है, बट पावर उसकी कोई फिक्स नहीं है। रेजिस्टेंस फिक्स है, पावर फिक्स नहीं है। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो पावर नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए। बट रेजिस्टेंस लिखा नहीं होता किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, लिखा क्या होता है, पावर लिखा होता है। तो देखो भाई अब बड़ी सिंपल सी बात करते हैं। लेट्स से आर रेजिस्टेंस का बल्ब है और इसको हमने V1 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया, तो पावर क्या आएगी, V1 स्क्वेयर बाय आर आएगी। और अगर इसको V2 से ज्वाइन कर दें तो पावर क्या आएगी, V2 स्क्वेयर बाय आर आएगी। मतलब अगर डिम लाइट है,
अगर डिम लाइट है, वोल्टेज अगर कम है तो बल्ब कब कम गर्म होगा, एंड लाइट अगर फुल है तो बल्ब ज़्यादा गर्म होगा। लाइट भी सेम ही छोड़ेगा, ज़्यादा वोल्टेज है तो ज़्यादा लाइट छोड़ेगा, कम वोल्टेज है तो कम लाइट छोड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई अगर वोल्टेज को चेंज करो तो पावर चेंज हो जाती है, बट गिवन क्या होता है? पावर गिवन होता है। तो अब मतलब की बात क्या है, ध्यान क्या रखना अपने को, ये जो पावर गिवन होती है ना, ये एक स्टैंडर्ड वोल्टेज के लिए गिवन होती है। कि मतलब इस बल्ब को अगर तुम 220 वोल्ट पे लगाओगे, जनरली अपनी बैटरी, अपनी जो घरों में लाइट आती है वो 220 वोल्ट आती है, तो अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पे लगाओगे तो पावर 100 वोल्ट आएगी। बात क्लियर हुई कुछ? कि भाई इस बल्ब को अगर 220 वोल्ट पे लगाओगे तो 100 वोल्ट ये पावर लॉस करेगा, ठीक है, और अगर उससे चेंज कर दोगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी। बट गिवन क्या होता है? पावर ही गिवन होता है, ठीक है। अच्छा, पावर के साथ साथ, ठीक है, पावर के साथ साथ जनरली लिखा नहीं होता, बट अपना जो सिलेबस है उसके अंदर लिखा मिलेगा। अब आगे से अपने को कोई भी रीडिंग अगर दी मिलेगी किसी भी क्वेश्चन में, तो रीडिंग ऐसे दी मिलेगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, कि भाई इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में दो चीजें वो हमेशा देगा, हमेशा देगा। जैसे 100 वोल्ट एट 200 वोल्ट, वो अब आगे से ऐसे रीडिंग देगा हमेशा से कि 100 वोल्ट खाएगा जब 200 वोल्ट पे इसको लगाओगे, 200 को चेंज कर दोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। सिंपल है। तो अगर ऐसा गिवन है तो हम उससे इसकी बेसिक प्रॉपर्टी निकाल पाएंगे, रेजिस्टेंस की बेसिक, इंस्ट्रूमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी निकाल पाएंगे, जो कि क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब देखो, एक बल्ब अगर है अपने पास, ठीक है, बल्ब का मतलब एक रेजिस्टेंस ही है, उसको अगर 200 वोल्ट पे हमने लगाया, ठीक है, वैसे वो एसी की रीडिंग होती है, हम डीसी में ही पढ़ रहे हैं तो डीसी ही याद रखो, अभी कोई बात नहीं। तो इसको हमने ऐसे रेजिस्टेंस लगाया, तो इसकी रेजिस्टेंस है लेट्स से RB, ठीक है। तो इसमें जो पावर बनेगी वो बनेगी 100 वोल्ट, सिंपल। तो अब हम RB निकाल सकते हैं। और अगर किसी की रेजिस्टेंस हमने निकाल ली, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर रेजिस्टेंस निकाल ली, तो उससे किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर दो, हम करंट निकाल सकते हैं, फिर उसकी पावर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, पावर क्या बनेगा भाई? V² बनेगा। व्हाट इज V²? 200 स्क्वेयर बाय रेजिस्टेंस कितना? 100। तो R की वैल्यू देखना क्या बनी, 40000 बाय 100 क्या आ गई? 400 ओम। क्या आ गई? ये बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई भाई। अब आ जाओ हीटर पे, ठीक है, एक बार हीटर की भी लिख के देखते हैं। हीटर के लिए क्या सीन है कि भाई 1000 वोल्ट का है एट 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट का है एट 200 वोल्ट। अब इसमें भी ऐसा ही करो, बैटरी लगाई, 200 वोल्ट की रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर लिखा, और यहाँ पे पावर अपनी है 1000 वोल्ट, और पावर क्या आएगी? V² बाय रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, V² बाय R बनेगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर जो बनेगी वो 40000 बाय 1000 कितना आया? 40 ओम। तो देखो यहीं पे कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई हैं अपने को। जो पहला क्वेश्चन था कि भाई जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस 400 ओम है और हीटर की 40 ओम है, हीटर की रेजिस्टेंस कम है, हीटर की रेजिस्टेंस कम है और ये पावर ज्यादा खा रहा है, पावर ये ज्यादा खा रहा है। अच्छा, घर में फ्यूज कब उड़ता है या एमसीबी कब डाउन होती है? जब पावर ज्यादा खाते हैं, जब पावर सप्लाई ज्यादा खा रहे होते हैं। पावर सप्लाई ज्यादा खाएंगे तभी अपना फ्यूज उड़ेगा। तो पावर सप्लाई ज्यादा कब होगी? जब रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि हीटर में ज्यादा पावर है, हीटर में ज्यादा पावर है, ठीक है। तो अब आगे से एक बात सोचेंगे, ऐसा बोलते हैं जनरली कि घर में लोड ज्यादा हो गया है, लोड ज्यादा हो गया है। अब लोड क्या है? लोड रेजिस्टेंस है क्या? नहीं, लोड क्या है? पावर है। पावर मींस करंट भी बोल सकते हैं, मतलब या तो करंट ज्यादा हो गया या पावर ज्यादा होगी, वो क्या है? लोड। तो लोड की कभी बात करें, लोड मतलब है उसका पावर, और करंट भी बोल सकते हैं क्योंकि करंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो करंट बढ़ेगा ना, वोल्टेज फिक्स रख के, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा। सिंपल बात है, ठीक है, इसको नोट करो। अब घर में जैसे कनेक्शंस होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, नोट कर लो एक बार।
घर की बात करते हैं अभी। होम सप्लाई, इसको हमने अज्यूम किया है कि डीसी है, वैसे होता है एसी है। ऑल्टरनेटिंग करंट अपने घरों में होता है, बट इसको हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। डीसी करंट डायरेक्ट करंट जो बैटरी से निकलता है, एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ लेंगे हम, छोड़ो। अब घर में जो भी अपनी सप्लाई होती है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम कैसे जोड़ते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता, दो टर्मिनल होते हैं बस। हम क्या करते हैं कि यहां से यहां पे ऐसे तार लेके आए और एक रेजिस्टेंस को यहां लगा दिया, सिंपल। तो एक ही अप्लायंस अपना जुड़ गया। दूसरे अप्लायंस को जोड़ने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहीं से तार लेके जाते हैं और दूसरे अप्लायंस को ऐसे जोड़ते हैं, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2। तीसरे को जोड़ना हो तो ऐसे ही जोड़ते हैं। तो घरों में जितने भी अपने अप्लायंस जुड़े होते हैं वो सारे के सारे कैसे जुड़े हैं, पैरेलल या सीरीज? पैरेलल में जुड़े होते हैं। पैरेलल में जुड़े हैं ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब देखो अपनी जो भी रीडिंग है, जो भी रीडिंग कुछ देर पहले हमने देखी, वो रीडिंग किसके लिए थी? 220 वोल्ट के लिए या 200 वोल्ट के लिए होती है। अब अगर हम सोचो एक बार, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट। ठीक है, ये ऐसे बैटरी बना दो, ये लो 200 वोल्ट की बैटरी बना दी। अब अगर हम इनको ऐसे सीरीज में जोड़ दें, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 200 आएगा क्या? नहीं आएगा भाई, 200 नहीं आएगा। किरचॉफ लॉ अप्लाई करके देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो VR1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया VR2। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट आगे चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव। किरचॉफ लॉ अप्लाई करो तो VR1 प्लस आएगा, प्लस VR2 ये भी प्लस आएगा, माइनस 200 इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल अक्रॉस R1 प्लस पोटेंशियल अक्रॉस R2 200 बना। तो इसके अक्रॉस कितना हुआ? 200 हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके अक्रॉस 200 हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा, बाई चांस अगर ये रेजिस्टेंस सेम हो, ठीक है, तो इसके अक्रॉस बनेगा 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी बनेगा 100 वोल्ट। और अपने अप्लायंस जिस पे रीडिंग ये लिखी है कि 200 वोल्ट पे ये चलाना है तो उसको 200 वोल्ट पे चलाना चाहिए, तो सीरीज में अगर जोड़ देंगे तो 200 वोल्ट बनेगा ही नहीं। तो जुड़ते कैसे हैं? सारे के सारे अपने घर में जो भी अप्लायंस होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल में जुड़ते हैं। होम अप्लायंसेज आर ज्वाइंड इन पैरेलल, आर ज्वाइंड इन पैरेलल। ठीक है, टू गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द अप्लायंसेस। जितने भी अप्लायंस हैं सब के अक्रॉस सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा अपने को अगर हम इनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो। बात क्लियर? अब सिंपल सा ना सवाल देखते हैं कदा, जैसे एक बल्ब और एक हीटर को लेके ही हम कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, अब देखो सवाल क्या है। ठीक है, अपने पास एक बल्ब है भाई, ठीक है, जिसकी रीडिंग है 100 वोल्ट एट 200 वोल्ट। दूसरा है हीटर, ठीक है, 1000 वोल्ट एट 200 वोल्ट। एंड हमने इनको सीरीज में ज्वाइन कर दिया, आर ज्वाइंड इन सीरीज, आर ज्वाइंड इन सीरीज। ठीक है, अपने को बताना है विच विल वर्क गुड, कौन ठीक ठाक सा काम करेगा। मतलब प्रॉपर काम तो करेंगे नहीं, दोनों प्रॉपर काम तो करेंगे नहीं ना। ठीक है, प्रॉपर काम तो कब करेंगे? जब इनको इंडिविजुअली जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने बल्ब जोड़ दिया, यहाँ पे हीटर जोड़ दिया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 200 वोल्ट, तो ये 200 वोल्ट पे 100 वोल्ट ही काम करेगा, 100 वोल्ट पावर कंज्यूम करेगा, और ये 200 पे 1000 वोल्ट ही वो कंज्यूम करेगा। बट इनको अगर सीरीज में हम जोड़ देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया इनके अक्रॉस। अगर कम हो गया तो ये प्रॉपर काम नहीं करेंगे, बट ठीक ठाक काम कौन सा करेगा? देखो ठीक ठाक का क्या मतलब है। अब हीटर 1000 वोल्ट पे पानी को गर्म करता है, और इसके अक्रॉस अगर इसकी पावर अगर 1000 के आसपास आ जाए, 1000 या 900 या 800 तक आ जाए, तो ये ठीक ठाक काम करेगा। सिमिलरली बल्ब 100 वोल्ट पर सही चमकता है, बढ़िया से चमकता है। अगर ये पावर अब 90 वोल्ट भी खाए या 80 वोल्ट भी खाए तो भी ये ठीक ठाक सा चमकेगा, थोड़ा सा कम होगा। बट अगर ये 10 वोल्ट ही खाए तो चमकेगा ही नहीं। हीटर के केस में सेम ही, अगर इसको पावर मिली मान लो 100 वोल्ट,
तो 1000 पे चलता है वो, तो 100 अगर मिलेगी तो वो काम बहुत अच्छा नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने को सिर्फ यही कंपेयर करना है कि कौन सही से काम करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल अपने बार बार आ सकते हैं, तो इनको देखेंगे ध्यान से। मैं ऊपर वाली चीज़ हटा रहा हूँ, इसको ठीक है मिटा रहा हूँ मैं, चलो यहीं पे कर देते हैं। अब देखो भाई, इस टाइप के कभी भी सवाल आए, ठीक है, तो इनको पहले तो रेजिस्टेंस ही मानना है। ये क्या है? रेजिस्टेंस ही है। एंड रेजिस्टेंस की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो रेजिस्टेंस ही होती है, या इंस्ट्रूमेंट है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है। तो पहले हम इनकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग का मतलब वही है जो अभी हमने लिखा कि भाई 200 वोल्ट अगर लगाओगे, 200 वोल्ट अगर लगाओगे तो पावर निकलेगी 100 वोट। ठीक है, और इस केस में 1000 वोट। तो यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब अगर लिखें तो क्या बन जाएगी? V² बन जाएगी। देखो पूरा लिख देता हूं। पावर क्या है? V²/R। तो R क्या बनेगा? V²/P बनेगा। देखो रेजिस्टेंस पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनली आ रहे हैं, इनवर्सली आ रहे हैं। अच्छा एक बात और देखो, जो अपना रेजिस्टेंस जो हीटर होता है, हीटर जो होता है उसकी वायर थोड़ी मोटी होती है और बल्ब की बिल्कुल पतली सी होती है। तो अगर वायर मोटी है तो रेजिस्टेंस कम होगा ज़्यादा होगा? अगर वायर मोटी है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो हीटर का रेजिस्टेंस कम आएगा। और वायर अगर पतली है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो पतली किस में है? बल्ब में, इसलिए बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब पुरानी रीडिंग ही आएंगी वैसे अपनी। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये 400 ओम आएगी एंड रेजिस्टेंस ऑफ हीटर आएगी 40 ओम। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर दो, बस अब इनको ज्वाइन कर दो, पैरेलल से ज्वाइन करो, सीरीज में ज्वाइन करो और सेम बैटरी से, 200 वोल्ट की बैटरी से। आर ज्वाइंड इन सीरीज विद 2 वोल्ट बैटरी, विद 200 वोल्ट बैटरी, ये लिखना भूल गया था मैं। तो 200 वोल्ट बैटरी से इनको ज्वाइन कर दिया। और अब क्या पता अपने को? दोनों की रेजिस्टेंस पता है। इसकी रेजिस्टेंस बल्ब की 400 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ हीटर क्या है? 40 ओम। अब यहां पर अपने को लिखना क्या है? पावर लिखनी है ना, पावर देखनी है ना कि पावर अब कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस की पावर लिखनी है अपने को। तो अब देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, यहां पे सोचने की बात है। फॉर्मूले अपने पास V × I है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसका लिखना पड़ेगा यहां पे? अरे रेजिस्टेंस का ही लिखना पड़ेगा, बैटरी का नहीं लिख सकते। रेजिस्टेंस का ही लिखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो पता ही नहीं अपने को। ठीक बात हुई। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? I² और V²/R, सेम ही। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला I² × R, I² × R। अब दोनों में करंट सेम होगा, अपने को ये पता है। तो अगर हम करंट निकाल लें तो इसके अक्रॉस पावर बनेगी I² × RB एंड इसके अक्रॉस बनेगी I² × RH। तो क्या करो? करंट निकाल लो। करंट क्या बनेगा? 200 वोल्ट डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस 440। तो लगभग ये बन गया 10/22। ठीक है, और 5/11। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया, ये करंट आ गया अपना। अब जो बल्ब है उसके अक्रॉस करंट I है, रेजिस्टेंस उसकी RB है। तो पावर बनेगी I² × RB। व्हाट इज I²? 5/11 होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 400। तो ये 25/121 × 400। तो ये लगभग अपना कितना बनेगा? 25 से तो नीचे लगभग 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा लगभग। 25 × 5 = 125 कुछ होता है, 5 से थोड़ा सा कम। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 5 लगभग 80। तो लगभग क्या आ गया? 80 वोट आ गई। अब दूसरा अपने को लिखना है हीटर के थ्रू। हीटर का रेजिस्टेंस है 40 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। करंट सेम है, तो पावर हम देखें तो कितनी बनेगी? पावर इसकी लिखें तो कितनी बनेगी भाई? 5/11 स्क्वेयर इंटू 40। देखो बाकी तो सब सेम है, यहाँ पे 40 है तो 400 की जगह 40 आ गया। तो आंसर कितना आएगा? लगभग 8 वोट आएगा, लगभग 8 वोट आएगा। तो जो हीटर है वो तो जब 1000 वोट पावर खा रहा होता है, जब 1000 वोट पावर खा रहा होता है तब अपना काम करता है। अभी कितनी मिल रही है? 8 वोट। इसमें क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा ना, मतलब सोच सकते हो कुछ भी नहीं करेगा। एंड जो ये है बल्ब जो है वो कितने पे जलता है?
जब 100 वोट होता है 100 वोट पे वो सही चमकता है, तो 80 वोट पे थोड़ा सा कम चमक जाएगा, पर चमक तो जाएगा ही। तो काम कौन करेगा सही से कौन काम करेगा? अपना बल्ब काम करेगा सही से, ठीक ठाक सा काम बल्ब करेगा, हीटर कोई भी काम नहीं करेगा। बात कुछ क्लियर हुई? ठीक है, नोट करो, इस पे थोड़ी सी और बात भी करते हैं। अब देखो भाई, इसी पे एक थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है। अपने पास दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2, और इनका मटेरियल सेम अज्यूम कर लेते हैं और लेंथ इनकी सेम है। मटेरियल इनका सेम अज्यूम कर लिया हमने, आयरन ही मान लो, एंड लेंथ भी सेम है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है। और इनको हमने सीरीज में जोड़ रखा है। बताना क्या है कि इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। एंड केस 2 में क्या हो रहा है, इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में हमने जोड़ दिया, और अब बताना है कि कौन सा पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अब देखो, जो थिक वाला है उसको हीटर अज्यूम कर सकते हैं, और जो थिन वाला है उसको हम बल्ब अज्यूम कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हीटर की वायर मोटी होती है, हमने देखा है, और बल्ब की पतली होती है, हमने देखा है। तो इस केस में अब क्या है कि जिसकी थिकनेस पतली है, जिसकी थिकनेस कम है, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। अब क्या लिखनी है? पावर। तो अब पावर लिखते टाइम फॉर्मूला देखो कौन सा अप्लाई करेंगे। दोनों में करंट सेम ही होगा क्योंकि सीरीज में है, तो और अपने को पावर ही कंपेयर करनी है। तो अगर हम I² इंटू R अप्लाई करें तो डायरेक्टली हम कंपेयर कर पाएंगे। तो पावर थ्रू R1 क्या आएगी? I² R1। पावर थ्रू R2 क्या आएगी? I² R2 आएगी। एंड कौन बड़ा है? R1 बड़ा है। R1 बड़ा है तो पावर थ्रू R1 विल बी ग्रेटर देन पावर थ्रू R2। मतलब क्या है कि जो पतले वाली वायर है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी और मोटे वाली कम पावर कंज्यूम करेगी। क्यों भाई? क्योंकि करंट सेम है, करंट कांस्टेंट है दोनों में। तो करंट सेम है, कांस्टेंट नहीं, सेम है तो I² R ही लगा देंगे अपन, सिंपल है। तो पतले वाली वायर ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। इसके पहले यही हुआ ना, पतला कौन था? बल्ब था। बल्ब और हीटर जब हमने लगाए तो बल्ब तो जल गया और हीटर जला ही नहीं। तो ऐसा ही इस केस में भी हुआ। अब ये क्या है? ये प्रैक्टिकल केस है। अपना बल्ब और हीटर जो घर में है, घर में बल्ब और हीटर जो चल रहा है वो दोनों पैरेलल में जुड़े होते हैं, अब कौन सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा? अब इस केस में अपने को लिखना पावर का फॉर्मूला। अब पावर का फॉर्मूला लिखना है तो करंट तो दोनों में अलग अलग होगा, इसमें I1 इसमें I2। तो I1² R1 लिखना पड़ेगा, I2² R2 लिखना पड़ेगा। तो ना I पता ना R पता, अपने को R पता है, I नहीं पता। तो इस केस में अपने को फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहिए कंपेयर के लिए? इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल टू V। इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो के इक्वल V ही रहेगा, सिंपल। तो पावर हम क्या लिख सकते हैं? पावर थ्रू R1 V² बाय R1 एंड पावर थ्रू R2 V² बाय R2। एंड पता क्या है अपने को? R1 इज ग्रेटर देन R2। पतले वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो यहां पे क्या आ गया? इनवर्स आ गया, इनवर्सली आ गया ना। तो पावर थ्रू जो रेजिस्टेंस 1 है वो कम हो जाएगी पावर थ्रू रेजिस्टेंस 2। तो जो थिक वाला है हीटर जो है, हीटर अब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा एंड बल्ब कम पावर कंज्यूम करेगा। तो और ये जुड़े कैसे होते हैं? पैरेलल में ही जुड़े होते हैं, अपने घर में सीरीज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे बड़े काम की बात है। अभी जो प्रैक्टिकल हम करेंगे, मतलब हम नहीं करेंगे, स्कूल में करोगे, तो प्रैक्टिकल जब करते हैं ना तो एक पोटेंशियोमीटर एंड व्हीटस्टोन ब्रिज का वो बनता है, प्रैक्टिकल आता है, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो क्या है कि ये जो वायर हमने अज्यूम करी है, इसके रेजिस्टेंस हमने 0 अज्यूम करी है, इसकी रेजिस्टेंस 0 अज्यूम करी है हमने। तो रेजिस्टेंस 0 अज्यूम करने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस 0 मतलब एरिया कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए एरिया, तभी तो रेजिस्टेंस 0 होगी। तो ये जो वायर है जिसकी रेजिस्टेंस लगभग 0 हमने अज्यूम करी है, ये क्या है? ये सबसे ज्यादा थिक है, मोस्ट थिक वायर। अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं। घर में 2 टाइप की सप्लाई होती है अपनी, एक पावर की सप्लाई होती है, एक जनरल।
जनरल अपने बल्ब लगे होते हैं या कोई स्विच लगा है, छोटा सा स्विच लगा है, एक वो सप्लाई होती है, एक पावर वाली सप्लाई में मोटे मोटे स्विच होते हैं, स्विच भी मोटा है, प्लग भी मोटा है, और जो उनकी वायरिंग होती है, वायरिंग जो होती है वो भी मोटी ही होती है, वायरिंग भी मोटी ही होती है। ठीक है, तो देखो अब क्या है ना कि जो वायरिंग है वो तो इंस्ट्रूमेंट के साथ सीरीज में ही है, वायर तो इंस्ट्रूमेंट के साथ सीरीज में ही है। अब अगर ये बल्ब है मान लो, ठीक है, बल्ब का इतना पतला वायर अगर है, तो अपने को क्या करना है, बल्ब को जलाना है और बैटरी है यहाँ पे ऐसे, इस बैटरी से जोड़ना है बल्ब को। अब अगर मैं एक पतली थिकनेस वाली वायर से, मतलब बल्ब से ज्यादा पतली, बल्ब से पतली वायर से इसको जोड़ दूंगा, सेम मटेरियल अज्यूम किया, मटेरियल सेम अज्यूम किया और थिकनेस हमने कम कर दी, किसकी थिकनेस, वायर की थिकनेस बल्ब से कम अगर है तो क्या होगा भाई कि भाई इसकी रेजिस्टेंस R1 और इसकी रेजिस्टेंस R2 एंड R2 जो है वो ग्रेटर देन होगी R1 से, R2 ग्रेटर देन होगी R1 से, तो पावर थ्रू R2 मस्ट बी ग्रेटर देन पावर थ्रू R1 बिकॉज करंट इज सेम, दोनों में करंट सेम है क्योंकि ये तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो क्या हो रहा है, क्या हुआ यहां पे कि भाई जो R2 है, R2 क्या है, वायरिंग में ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी और बल्ब में कम होगी, तो वायरिंग में एनर्जी लॉस जो हो रही है उसका कुछ फायदा हो रहा है क्या अपने को, नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि वायरिंग तो जल भी सकती है ना, वायरिंग में अगर एनर्जी लॉस होगी तो वायरिंग जल सकती है, तो ये केस क्या हुआ, गलत हुआ। तो अगर इतनी थिक बल्ब है, इतना थिक अपना बल्ब है, तो उसके लिए जो सप्लाई वायरिंग है वो उससे तो मोटी होनी चाहिए, उससे तो कुछ मोटी होनी ही चाहिए, तो इतनी मोटी वायर इसमें लगेंगे तब अपना बल्ब चलेगा, नहीं तो क्या होगा, वायरिंग जल जाएगी। अब हमने ना वो कंपेयर किया होगा, ये वायरिंग होगी अपनी असली में, तो इसकी थिकनेस अब बहुत ज्यादा है और इसकी रेजिस्टेंस लगभग कितनी बन गई, अब 0 बन गई, इसकी रेजिस्टेंस अब 0 बन गई, तो इसकी रेजिस्टेंस 0 बन गई और कम बन गई, मतलब सिंपल है, उल्टा हो गया, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो पावर थ्रू R1 विल बी ग्रेटर देन पावर थ्रू R2। ठीक है, अब दूसरा केस लो, अगर अपने पास हीटर है तो हीटर की वायर पहले ही, जो हीटिंग वायर है वो पहले ही इतनी मोटी है, और इसके अक्रॉस फिर इसके साथ जो वायरिंग लगानी पड़ेगी अपने को वो इससे मोटी लगानी पड़ेगी, इससे मोटी लगानी पड़ेगी, तो इसकी वायरिंग और भी मोटी हुई, नहीं तो क्या होगा, वायरिंग जल जाएगी। तो जिसने देखी है वायरिंग अपनी, ठीक है, कभी वायरिंग अगर पलग वगैरह निकल जाए या वायरिंग दिखे तो ध्यान से देखना, जो हीटर वाली वायरिंग है वो बल्ब वाली वायरिंग से मोटी होगी, क्यों भाई, क्योंकि हीटर की जो ये वायर है ये बल्ब की इस वायर से मोटी है, तो अपने पास कुछ ये वाला केस बन गया, ये नीचे जोड़नी पड़ेगी, ठीक है, ये वायरिंग, तो कुछ चीजें क्लियर हुई यहां से, ठीक बात है। अब इन पे ना कुछ सवाल कर लेते हैं, बड़े सिंपल से सवाल बनते हैं, अपने को ना एक ही फंडा याद रखना पड़ता है इसमें कि भाई पावर का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, ज्यादातर में I² इंटू R लगता है, ज्यादातर में I² इंटू R लगता है, बाई चांस पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख जाए तो सिंपल फंडा हो जाएगा, सिंपल है तो नोट करो, आगे देखते हैं। देखो भाई सिंपल सा सवाल है, इसके बाद 3 बल्ब दे रखे अपने को, तीनों बल्ब की रीडिंग 100 वोल्ट है एट 100 वोल्ट, ठीक है, ये रीडिंग ऐसे ही देगा वो हमेशा ही, और 3 बल्ब को ऐसे जोड़ रखा है, अपने को पावर बतानी है हर एक बल्ब में से, नंबर रख देते हैं 1 2 3। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, हर एक बल्ब की बेसिक प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसकी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कहां से निकलेगी, इस रीडिंग से निकलेगी। तो वैसे ना दिया, मतलब अभी टेक्निकली बात करें तो खाली रेजिस्टेंस दे देनी चाहिए उनको, रेजिस्टेंस दे दो, बट अपने को कैसे पता लगेगा, अगर हम टेक्निकल बंदे हैं, हमने फिजिक्स पढ़ ली अच्छे से, तो हम समझ जाएंगे कि रेजिस्टेंस कम ज़्यादा क्या फंडा है। जनरल आदमी नहीं समझ पाएगा, जनरल आदमी यही समझता है, ठीक है, कि अब से पहले भी तुम भी यही समझते होगी कि भाई जो हीटर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा एंड बल्ब की कम, कुछ ऐसा ही फील होता है अपने को, बट ऐसा नहीं है, वो पावर होती है, सिंपल है। तो इसलिए लेमन लैंग्वेज में 100 वोट अगर बोलोगे
तो समझेगा कि कम है, और 1000 वोल्ट बोलोगे तो ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या ज़्यादा है, वो पावर ज़्यादा है, करंट भी ज़्यादा है, रजिस्टेंस उल्टी है। ठीक है, तो अपन रजिस्टेंस निकालते हैं। रजिस्टेंस निकालने के लिए देखो मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूं, इसको हमेशा से याद ही रखना, ऐसे ड्रॉ करके सोचना है कि यहाँ पे 100 वोल्ट लगाया और यहाँ से पावर जो निकली वो 100 वोल्ट निकली। ठीक है, तो रजिस्टेंस क्या बनेगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर एंड आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय पी। व्हाट इज वी स्क्वेयर, दिस पावर दिस क्या बन गया, 100 ओम बन गया। तो सबकी रेजिस्टेंस क्या बन गई, 100 ओम बन गई। अब क्या कर सकते हैं अपन, नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं या किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। मैं तो नेट रेजिस्टेंस से ही कर देता हूं। तो इसकी रेजिस्टेंस 100 ओम, इसकी रेजिस्टेंस 100 ओम, इसकी रेजिस्टेंस भी 100 ओम। देखो अपने आप से कर सकते हो सवाल को तुम। ठीक है, अपने आप से करोगे तो अच्छा रहेगा, सिंपल सा सवाल है, बस ऐसे कंसेप्ट सीखने के लिए काम कर रहे हैं अपन। तो आर नेट की अगर बात करें तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्या बन जाएगा, 100/2 50, तो और ये उसके सीरीज में, तो 100 + 50 क्या बन गया, 150 ओम बन गया। तो ये तो आर नेट आ गया। इससे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई थ्रू बैटरी, थ्रू बैटरी आता है भाई, V/R नेट। वोल्टेज कितनी है 100, आर नेट कितना है 150, तो आ गया ये। ठीक है, 10/2/3, डायरेक्ट 2/3 कर दिया, 50 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद ये करंट तो यहाँ से चला, 2/3 करंट चला एम्पियर में, इसमें 2/3 ही जाएगा भाई। अब इस जंक्शन पे 2/3 पहुंचा और दोनों रेजिस्टेंस सेम है, दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो बराबर बराबर ही करंट बढ़ जाएगा। सेम के केस में ही बराबर बढ़ेगा, नहीं तो अपने को चेक करना पड़ेगा। करंट जो है रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं, नहीं तो अगर सेम है तो 1/3। अब जो पहला अपना रेजिस्टेंस है या पहला बल्ब जो है उसमें करंट अपने को पता लग गया 2/3, रेजिस्टेंस उसकी है 100 ओम। तो पावर क्या आएगी, I स्क्वेयर इंटू आर, आई स्क्वेयर 2/3 स्क्वेयर इंटू आर, तो ये क्या बन गई 4/9 इंटू 100, तो 400/9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4.444 वोल्ट। तो इस बल्ब के पास इतनी पावर आ गई 4.44 वोल्ट। अब दूसरे बल्ब देखते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब ये जो बल्ब है, ये वाला ऊपर वाला, दोनों में करंट सेम ही है और रेजिस्टेंस भी सेम ही है, तो करंट इतना है और रेजिस्टेंस सेम है 100 ओम एंड 100 ओम है। तो यहां से यहां की पावर क्या बनेगी, V स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, सॉरी I स्क्वेयर इंटू आर, मतलब I स्क्वेयर इंटू आर क्या बन गई है 100/9, तो लगभग 10 वोट आ गई। दूसरे की पावर भी 1/9 इंटू 100, दैट इज 10 वोट लगभग। सिंपल है। तो इस टाइप के अपने सवाल बन सकते हैं, ऐसे बल्ब दे सकते हैं, पूछ लेंगे भाई किसकी पावर ज़्यादा है। कुछ नहीं करना, करंट निकालना, उसके बाद जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड वी विल गेट द आंसर। बात सिंपल है, नोट करो। इसमें फ्यूज वायर पढ़ते हैं अभी। देखो भाई, अब अपने पास आ गए है फ्यूज वायर, या फ्यूज भी बोल देते हैं। फ्यूज उड़ जाते हैं ना कई बार, फ्यूज ही उड़ गए, दिमाग के नहीं भाई, घर में भी फ्यूज होते हैं। तो पहली बात तो क्या है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है अपना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके अंदर एक फ्यूज वायर लगी होती है। फ्यूज वायर का काम क्या होता है, फ्यूज वायर का काम होता है कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट के जलने से पहले खुद जल जाती है और इंस्ट्रूमेंट में पावर सप्लाई बंद कर देती है। अब देखो इंस्ट्रूमेंट जलता कब है, इंस्ट्रूमेंट कब जलेगा, मान लो उसमें करंट 10 एम्पियर तक आ सकता है, 10 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट करोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो फ्यूज वायर क्या करेगी, जब तक करंट 10 एम्पियर आ रहा है तब तक तो चलती रहेगी और 10 से थोड़ा सा ऊपर होते ही खुद जल जाएगी, खुद जल जाएगी, करंट को आना ब्लॉक कर देगी, करंट का आना ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो फ्यूज वायर का काम क्या है, अपनी जान दे देना, दूसरे की जान बचाना। किसकी जान बचाना, इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि फ्यूज वायर 5 रुपए के आते हैं और इंस्ट्रूमेंट महंगे महंगे होते हैं अपने। ठीक है, और हीटर वगैरह में नहीं लगी होती फ्यूज वायर, क्योंकि वो तो वहाँ तो उड़ी जाएगी। जनरल जो अपने इन्वर्टर जो होता है या फ्रिज, टीवी, इन सब में फ्यूज वायर लगी होती है। तो कभी भी अपना टीवी या फ्रिज एकदम से ख़राब हो जाए तो पहले अपने को फ्यूज वायर को ही चेक करना चाहिए, फ्यूज वायर ही ख़राब हो सकती है। इन्वर्टर की तो बहुत बार उड़ती है फ्यूज।
ठीक है। तो फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ये खुद जल जाती है और इंस्ट्रूमेंट को बचा लेती है। अब ये है तो क्या, एक वायर ही है, एक वायर ही तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी तो रेजिस्टेंस ही है। बेसिक प्रॉपर्टी इसकी क्या है, रेजिस्टेंस ही है। बट इसमें ऐसे बेसिक प्रॉपर्टीज की रेजिस्टेंस की बात नहीं करते। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या बात करते हैं, फ्यूज वायर में एक आई मैक्स की बात करते हैं कि ये कितना मैक्सिमम करंट अपने में से पास होने देगी। तो इसकी अब ये बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि रेजिस्टेंस की इसमें बात करते नहीं कभी, वो करंट मैक्स की ही बात करते हैं। बट ये करंट मैक्स भी आर से ही रिलेटेड है, वैसे ये करंट मैक्स भी आर से ही रिलेटेड है। मतलब सोचो कि भाई कोई वायर अगर है, कोई वायर है, वो जलती कब है, वो जलती कब है, गर्म होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, तो एक इतनी एनर्जी मिल जाए उसको कि वो पिघल जाए, उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो पिघल जाए, मतलब तब वो खराब हुई। तो इसके लिए एक क्या हुई, पावर मैक्स हुई, पावर मैक्स हुई, जिसके बाद ये टूट जाएगी। बात सिंपल है। अब ये पावर मैक्स भी कब होगी, इसकी आर मान लो रेजिस्टेंस है, इसमें आई करंट आ रहा है, आई ऐसे करंट आ रहा है इसमें, ठीक है। तो पावर क्या बनेगी, आई स्क्वेयर इंटू आर। तो जब पावर मैक्स है तो क्या मैक्स होगा, तो करंट भी तो मैक्स होगा, और रेजिस्टेंस क्या है इसकी, फिक्स है, ठीक है, और रेजिस्टेंस की इसमें बात नहीं करते। तो बेसिक प्रॉपर्टी यहां पे क्या है, मैक्सिमम करंट है, क्योंकि मैक्सिमम करंट से ज्यादा करंट अगर हो गया तो ये जितनी एनर्जी ले सकती है उससे ज्यादा एनर्जी इसके पास आ जाएगी और ये जल जाएगी और टूट जाएगी। जनरली ऐसा ही होता है, जल जाती है और टूट जाती है। बल्ब फ्यूज होते हुए तो देखा ही होगा, बल्ब अगर फ्यूज हुआ तो क्या है, बीच की वायर टूट जाती है, जल जाती है वो, तो उसमें करंट की वैल्यू जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा करंट आ जाता है, या फिर पावर जितनी वो कंज्यूम कर सकता है उससे ज्यादा पावर आ जाती है। तो पावर और करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स है। तो यहां पर जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है वो करंट मैक्स होगा, मतलब करंट मैक्स ही पूछेंगे अब यहां पे। बात क्लियर है। अब देखो, लेट से कोई इंस्ट्रूमेंट है अपने पास, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का फ्यूज वायर की बात करेंगे एक बार हम, ठीक है। जैसे इंस्ट्रूमेंट है अपने पास कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो पावर मैक्स है, ठीक है, वो ले लो 100 वोट है, 100 वोट इसमें पावर मैक्स है। तो इसमें इसके यहाँ पे कितनी की फ्यूज वायर अपने को लगानी चाहिए, फ्यूज वायर ऐसे लगी होती है, तो फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इस इंस्ट्रूमेंट को, क्या ये इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट अपना। ऐसे थिन थिक की बात मत करना, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि जो अपनी एक बात याद रखो, जो भी सप्लाई की वायरिंग है वो मोटी ही होती है इंस्ट्रूमेंट की वायरिंग से, ठीक है। अब यहां पे और क्या दिया मिलेगा, एक बैटरी भी दी मिलेगी, एक बैटरी भी दी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसकी जो असली में जो रेजिस्टेंस होती है वो लगभग 0 होती है, क्योंकि फ्यूज वायर की लेंथ बहुत छोटी होती है, ठीक है, इसकी लेंथ बहुत छोटी होती है, रेजिस्टेंस लगभग इसकी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इसकी कुछ खास काम नहीं आती है, तो इसकी रेजिस्टेंस की बात भी नहीं करते और लगभग 0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है कि फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी बतानी है, मतलब कि कितने आई मैक्स की फ्यूज वायर हो, कितने आई मैक्स की फ्यूज वायर यहाँ पे लगी हो। तो भाई अब इसमें पावर मैक्सिमम 100 वोट है, 100 वोट इसमें पावर मैक्सिमम है, तो पावर मैक्सिमम से यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, करंट मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और वी वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी दे रखी है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो करंट मैक्स होगा वो कब होगा, जब पावर मैक्स होगी। तो करंट मैक्स स्क्वेयर इनटू आर, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, पावर। सिंपल बात है। अब यहां पे रेजिस्टेंस जो है उसकी तो लगभग 0 है, तो आई मैक्स स्क्वेयर, आई निकालना पड़ेगा अपने को। आई मैक्स स्क्वेयर क्या बनेगा, वी स्क्वेयर बाय आर इनटू, ठीक है। अच्छा देखो, v इंटू आई लिखते हैं यहाँ पर पावर, सिंपल, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस लगभग 0 है, तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट पावर को हम लिख सकते हैं v इंटू आई मैक्स, v इंटू आई मैक्स। और पावर की वैल्यू क्या दे दी अपनी, 100 वोट इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी है, 100 ही है, तो आई मैक्स कितना बन गया, आई मैक्स अपना बन गया 1 एम्पियर।
तो आई मैक्स मतलब किसकी प्रॉपर्टी आ गई, ये इसकी प्रॉपर्टी भी आ गई कि इसमें भी मैक्सिमम करंट 1 होना चाहिए, तो वायर में भी मैक्सिमम करंट 1 होना चाहिए। असली में क्या करो, 1 से थोड़ा कम रख दो, असली में थोड़ा कम रख दो। तो आई मैक्स थ्रू फ्यूज वायर क्या कर दो, थोड़ा सा कम, 1 एम्पियर से जस्ट थोड़ा सा कम। वैसे आंसर लिखना है अपने को तो हम क्या लिखेंगे, 1 ही रखेंगे, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की फ्यूज वायर यहां पे लगा देंगे तो क्या होगा कि जैसे ही वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, आई करंट बढ़ेगा, V इज इक्वल टू आई आर है। तो वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। जैसे ही करंट 1 से ज्यादा जाएगा कि भाई इंस्ट्रूमेंट जब जलने के लायक होगा तो उसके पहले फ्यूज वायर ही जल जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट में जितना मैक्सिमम करंट जाना है उतने मैक्सिमम करंट की ही क्या लगानी चाहिए, फ्यूज वायर लगानी चाहिए। उससे जस्ट स्लाइटली छोटा लिख दो, बट आंसर लिखना है तो उतना ही हम लिखेंगे। बात क्लियर है। अब इसके बाद अपने पास आएगी घर में फ्यूज वायर, कि घर की फ्यूज वायर का करंट मैक्स कितना होना चाहिए। अब इस पे सवाल करते हैं, इसको एक बार नोट कर लो। देखो भाई, अब घर की फ्यूज वायर की बात करेंगे। घर की फ्यूज वायर में ना अपने को थोड़ा सा एक चीज अज्यूम करके चलनी पड़ती है कि भाई सारे अप्लायंस जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फ्यूज वायर की रीडिंग अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मतलब तो अपने पास अभी अप्लायंस दे रखे हैं घर में अप्लायंस, गरीब का घर है, 2 बल्ब है 100 वोल्ट के एंड एक हीटर है 1000 वोल्ट का, एंड इनकी रीडिंग दे रखी है 200 वोल्ट पे ही। तो अपने को फ्यूज वायर बतानी है कि घर में कितने की फ्यूज वायर लगाएं कि इन सभी अप्लायंस को फ्यूज होने से वो बचा ले, इन सभी को बचा ले वो एक ही फ्यूज वायर। तो उसका क्या निकालना है अपने को, फ्यूज वायर का मैक्सिमम करंट जो वो अलाउ करती है अपने में से जाना, वो अपने को निकालना है। तो देखो भाई, अब ये फ्यूज वायर लगती कहाँ है ये बात ध्यान से देखेंगे। एक अप्लायंस में तो क्या लगी, उसके सीरीज में लग गई है। अब घर में ये अपनी 200 वोल्ट की बैटरी है, मतलब 200 वोल्ट का इनपुट आ रहा है घर में, ठीक है। वैसे वो सब कुछ एसी में होता है, हम डीसी में सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। अब जो भी अप्लायंस है वो इसके बीच में ही लगा होता है। एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक क्या लगा दिया, दूसरा बल्ब और तीसरा हीटर, 2 बल्ब लगा दिए, तीसरा हीटर लगा दिया। अब क्या होगा कि भाई जब तक 200 वोल्ट ही यहां पे आएगा, 200 वोल्ट ही आएगा, तो सब में पावर उतनी ही जाएगी। क्यों भाई, मतलब कितनी जाएगी, जितनी रीडिंग है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो बल्ब है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा दिया, 200 लगा दिया, और जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 200 लगाएंगे तो इसमें पावर कितनी निकलेगी, पावर कितनी निकलेगी, जितनी निकलनी चाहिए, जो रीडिंग है 100 वोल्ट ही निकलेगी। इसमें भी पावर 100 वोल्ट ही निकलेगी और इसमें पावर 1000 वोल्ट ही निकलेगी। हमने यही देखा था, पैरेलल में ही अप्लाई करते हैं क्योंकि जितनी पावर है उतनी ही निकले। अब यहाँ पे खराब होने के कब चांस होते हैं, जब वोल्टेज अपनी फ्लक्चुएट करती है। तो वोल्टेज अगर 200 के जस्ट ऊपर चली गई, वोल्टेज अगर 200 के जस्ट ऊपर चली गई तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 200 से ज़्यादा होगी तो पावर 200 से ज़्यादा होगी, 100 से ज़्यादा हो जाएगी पावर, 100 से ज़्यादा हो जाएगी, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सिमिलरली इनके साथ अब हीटर के थ्रू अगर 200 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज लगा देंगे तो क्या होगा, पावर जो है वो 1000 वोल्ट से ज़्यादा आएगी तो हीटर खराब हो जाएगा। तो अपने को सभी अप्लायंस को खराब होने से बचाना है। कब, अगर 200 वोल्ट से थोड़ी सी भी ज्यादा क्या आ जाए, पावर सप्लाई आ जाए, तो क्या होना चाहिए, फ्यूज उड़ना चाहिए। और फ्यूज उड़े तो क्या होना चाहिए, उसके बाद फ्यूज उड़ते ही सभी के सभी अप्लायंस बंद हो जाने चाहिए। यही होता है ना, अगर घर का ही फ्यूज उड़ गया तो सभी अप्लायंस बंद हो गई। तो फ्यूज वायर को कहां लगाना चाहिए अपने को, ऐसी पोजीशन पे जहां पे वो अगर उड़ जाए तो सारे कनेक्शन ही खत्म हो जाए। तो ऐसी अपनी कंडीशन वो कहां पे है, ठीक है, ये ऐसी पोजीशन यहां पे है भाई, तो अपने को यहां पे एक फ्यूज वायर लगानी पड़ेगी, सिंपल। तो अगर ये फ्यूज वायर एक बार उड़ गई तो सारे कनेक्शन ही कट हो गए, सारे कनेक्शन कट हो गए तो अपना काम हो गया। यही तो चाहिए था अपने को, ठीक है, ये 10 लिख दिया था, सॉरी। तो अब देखो इसमें अपने को क्या निकालना है, आई मैक्स निकालना है। तो जब 200 वोल्ट आ रहा है तो आई मैक्स निकाल दो, ठीक है, और 200 से ज्यादा होगा तो आई मैक्स बढ़ गया, मतलब आई जो है वो आई मैक्स से ज्यादा होगा तो फ्यूज उड़ जाएगी, ठीक है। तो अभी बस क्या करो, करंट निकाल दो।
क्या करो, करंट निकाल दो। इस वायर में से कितना करंट जाएगा अगर 200 वोल्ट बैटरी यहाँ पे जुड़ी होगी तो अपना देखो रेजिस्टेंस वही आए थे ना, मेरे को याद है तो मैं वही लिख देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस 40 आया था, इसका रेजिस्टेंस 400 आया था और इसका रेजिस्टेंस भी 400 आया था। तो अब क्या बन गया, तीनों के तीनों पैरेलल में हो गए। तीनों के तीनों अगर पैरेलल में हो गए तो अब आर नेट लिख सकते हैं। अच्छा देखो आर नेट लिख सकते हैं, आई नेट उससे आ जाएगा, बट मैं वैसे नहीं करना चाहता। देखो मैं भी उसको थोड़ा दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ, बड़े सिंपल तरीके से। देखना कि भाई सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं ऐसे सीरीज में लगे हैं और फ्यूज वायर जो है उसकी रजिस्टेंस लगभग इसकी 0 होती है, छोटा साइज होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, तीनों के थ्रू अलग अलग करंट लिख सकते हैं। तीनों के थ्रू अलग अलग करंट लिख सकते हैं बड़ी इजीली। उससे ये भी पता लगेगा कि इंस्ट्रूमेंट सारे एक साथ चलाने क्यों जरूरी हैं फ्यूज वायर को उड़ाने के लिए। तो इसमें करंट क्या बनेगा, देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 200 ही होगा, 200 ही हुआ। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 400 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस, 200। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I क्या बन गया, 1/2। इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 200 ही है, तो 200 इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो R अपना बन गया, I फिर से बन गया 1/2। I क्या बना, ये 400, ठीक है, 1/2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 200 इज इक्वल टू आई इंटू रजिस्टेंस इसकी 40। तो इसमें करंट आ गया 5 एम्पियर। तो देखो जो हीटर है ना उसमें करंट 5 एम्पियर आ रहा है और बाकी सब में करंट कम आ रहा है। बल्ब में करंट कम आएगा, हीटर ज़्यादा करंट को लेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से करंट गया 1/2, यहाँ से करंट गया 1/2, यहाँ से करंट गया 5, तो 5 एंड 1 6। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 6 एम्पियर। और ये करंट कब जा रहा है, जब ये अपनी मैक्सिमम पावर पे चल रहे हैं। तो जैसे ही वोल्टेज को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे तो करंट मैक्स बढ़ जाएगा, और करंट मैक्स बढ़ जाएगा तो इनमें से कुछ भी फूंक सकता है या तीनों ही फूंक जाए। तो ये जो वायर है, ये वायर अगर 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट को ना जाने दे, 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट को ना जाने दे, अपने आप से टूट जाए, तो इन सब इंस्ट्रूमेंट को बचा लेगी। तो इसमें आई मैक्स कितना आ गया भाई, आई मैक्स कितना आ गया, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब देखो मैं क्या कर रहा था कि सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ चलाने जरूरी हैं। अब इसमें अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट और जोड़ दूं, एक बार सोचो, एक और हीटर था, हमने 3 के हिसाब से एक फ्यूज वायर लगा दी, 3 के हिसाब से एक फ्यूज वायर लगा दी, और मैंने क्या किया, एक हीटर एक्स्ट्रा लगा दिया। तो एक हीटर एक्स्ट्रा लगा दिया तो वो 5 एम्पियर एक्स्ट्रा करंट ले लेगा। 5 एम्पियर एक्स्ट्रा करंट लिया तो करंट यहां से कितना निकला, +5, 11 एम्पियर। 11 एम्पियर को तो ये जाने नहीं देगा, 11 एम्पियर को तो ये जाने नहीं देगा। सिंपल है। तो ऐसा भी होता है ना घर में कि भाई घर में अगर सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, एक दो को और जोड़ दो। घर में भारी भारी इंस्ट्रूमेंट सारे अगर चला दें हम, तो फ्यूज वायर के उड़ने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। फ्यूज वायर उड़ने के या एमसीबी गिरने के, वो एक ही बात है। एमसीबी अपने सिलेबस में अभी नहीं है, तो फ्यूज वायर ही पढ़ेंगे हम। तो अब इस घर की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि भाई 6 एम्पियर मैक्सिमम करंट जाए। इस घर की ये प्रॉपर्टी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फ्यूज वायर लगा दी। अब एक एक्स्ट्रा हीटर जैसे ही हमने जोड़ा तो क्या हुआ, फ्यूज उड़ गया। इसको हम क्या बोलते हैं कि लोड बढ़ गया, है ना। लोड बढ़ाना, हमने एक और चीज एक्स्ट्रा जोड़ दी। और क्या फील हो रहा है कि भाई एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया तो रेजिस्टेंस ही तो बड़ी है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया तो रेजिस्टेंस ही तो बड़ी है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस ओवरऑल कम होती है। मतलब 2 रेजिस्टेंस हैं R1 R2, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो दोनों से ही कम होता है। और इसके अक्रॉस एक और अगर रेजिस्टेंस हम लगा दें तो फिर रेजिस्टेंस और ज्यादा कम हो जाता है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ, हमने एक रेजिस्टेंस था, ये क्या था, हीटर, ये रेजिस्टेंस था, हमने इसको अटैच किया। इसको अटैच करने से क्या हुआ, करंट बढ़ गया तो फ्यूज वायर उड़ गई। बट नेट रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा, नेट रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। बात क्लियर है, सिंपल सी, ठीक है। तो ये बात देख लेना, इसको मतलब ये दूसरे पेन से किया मैंने, समझ आ जाएगा तुम्हें। तो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। तो घर में एक्सपेरिमेंट मत करना,
ठीक है। और अपने घर में एसी होता है, एसी होता है तो वो अगर थोड़ा सा भी टच हो गया तो ठीक है, मर जाओगे भाई, जिंदा नहीं बचोगे। तो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं, थैंक यू।